हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एनिमल किंगडम में बेटा, एनिमल किंगडम में, अब ध्यान से सुनना, एनिमल किंगडम में हमने क्या क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा है सिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। दूसरा हमने पढ़ा है सिलोम। थर्ड हमने पढ़ा है यहां पे बेटा, सिमेट्री पढ़ ली, सिलोम पढ़ लिया, हमने पढ़ा जर्म लेयर, और फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बेटा, कि छोटे से बड़े की तरफ, सेलुलर, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम करके, ये चीजें पढ़ ली हमने। फिर हमने एक पढ़ा था सेगमेंटेशन। मैं सेगमेंटेशन को बेटा आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, जब उसके बाद बात कर पाएंगे हम लोग। सेगमेंटेशन बोल रहा हूं, सेगमेंटेशन में ट्रू वाली तब होती है जब इंटरनल हो, मतलब हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में सेगमेंटेशन है तो ट्रू वाली होनी चाहिए इंटरनल, बॉडी ऑर्गन्स में उनमें सेगमेंटेशन होनी चाहिए, उसे इंटरनल कहते हैं, ट्रू वाली इंटरनल है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में इंटरनल तो है ही, एक्सटर्नल भी है, तो ऐसी वाली के लिए वर्ड यूज करते हैं मेटामेरिक। ये लास्ट हमने बात करी थी। अब एक स्ट्रक्चर सुनो क्या हुआ, ध्यान से सुनो बेटा। हमारे पास ये दो तरीके के एनिमल्स हैं, मैंने ऐसा बना रखा है, ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका क्या है, एंटीरियर एंड, और ये इसका क्या है, पोस्टीरियर एंड। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये एक एनिमल ये बना दिया, और एक एनिमल मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया, ये दो एनिमल बना दिए। इस एनिमल में मेरे पास एक हॉलो स्ट्रक्चर बना इसमें डॉर्सल साइड में। बेटा साइड्स कैसे लिखते हैं, दिस अपर साइड इज नोन एज डॉर्सल, लोअर साइड इज नोन एज वेंट्रल। ठीक, इस वाली को हम क्या बोलते हैं, इस वाली को बोलते हैं एंटीरियर, इसको कहते हैं पोस्टीरियर। तो डोर्सल साइड में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर आया जिसको नाम दिया हमने नोटोकोड। नोटोकोड, इसका मेन रोल था सपोर्ट देना, सपोर्ट देना, सपोर्ट देना मेन रोल था, इसे हमने नाम दिया नोटोकोड। और ये आया किस लेयर से, मीजोडर्म से बना है। तो मीजोडर्म से एक स्ट्रक्चर बना कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो उसके डोर्सल साइड में बना, उसे नोटोकोड बोलते हैं। उन सबको हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स, उन सबको हम नाम देते हैं क्या चीज, कॉर्डेट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, मैं ये कह रहा हूं बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म की डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड में एक स्ट्रक्चर बनता है नोटोकोड, वो उनकी लार्वल स्टेज में बनता है, लार्वल स्टेज में बनता है ये स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यही स्ट्रक्चर हमारे पास, यहीं पर हमारे पास ये बन जाती है, फिर ये बन जाती है, ध्यान से सुनो, यहीं पर हमारे पास इस तरीके से बैकबोन बन जाती है, जहां नोटोकोड होती है वहां क्या बन जाती है, बैकबोन। बैकबोन को हम नाम देते हैं, हमारी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन को हम नाम देते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो इन कॉर्डेट्स को जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बन गई, उन्हें हम नाम दे देते हैं वर्टिब्रेट्स। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से देखो बेटा, हमारे पास कुछ एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं बनता, इन्हें हम नाम देते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स वो हैं जिनमें नोटोकोड नहीं बनती, जिनमें क्या नहीं बनती, नोटोकोड नहीं बनती। लार्वल स्टेज कौन सी होती है बेटा, हमारे पास समझ इस चीज को, कुछ एनिमल्स में एग में से, एग से पहले लार्वा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। लार्वे का मतलब इंटरमीडिएट स्टेज। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारे अंदर तो एम्ब्रियो बनता है ना, हम लोग फर्टिलाइजेशन, हाँ फर्टिलाइजेशन के बाद पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर यंग वन बनता है। लेकिन जिनके अंदर एग वगैरह होता है या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, उनमें एक स्टेज बनती है जिसे लार्वा कहते हैं, वो लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में। ये चीज समझ आ रही है, पहले लार्वा बनता है फिर एडल्ट बनता है, जैसे मान लो हनी बी में भी बनता है, हमारे पास हाउस फ्लाई में बनता है ऐसा लार्वा। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं वो एग और एडल्ट के बीच की एक स्टेज है, एक स्टेज है वो लार्वा। ओके ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं जो समझा रहा हूँ।
हमारे पास, ध्यान से सुनो, हमारे पास बेटा अनीशा, मैं पहले बताऊं थोड़ा सा फिर पूछना, मैंने तो पता है नहीं टॉपिक पूरा, पहले सुन तो ले बेटा। नोटो कोड का क्या मतलब है जिसमें, सॉरी, नॉन कोडेट्स का क्या मतलब है जिसमें नोटो कोड एब्सेंट है। नोटो कोड एब्सेंट है। जरा आप डायग्राम को फिर से देखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये एक एनिमल है, इसमें किसी भी स्टेज में, ना इसके लार्वल स्टेज में और ना इसकी एडल्ट स्टेज में, किसी भी स्टेज में ये डॉर्सल साइड में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना, ये स्ट्रक्चर नहीं बना, नहीं बना, इसलिए इनको हम नाम देते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ये देखो, ये मेरे पास मान लो ये लार्वल स्टेज में ये एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट के लिए बना, और किस लेयर से बना, किस लेयर से बना, मीजोडर्म से बना। और कहां बना, डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड में बना। ठीक, किससे बना, मीजोडर्म में। कब बना, लार्वा है मान लो, ये लार्वल स्टेज में बना। ठीक, अब जरा ये देखो, अब ये एडल्ट बना दिया मैंने, एडल्ट में भी है मेरे पास, ठीक है, कुछ की एडल्ट में नहीं है, और कुछ की एडल्ट में इस स्ट्रक्चर की जगह बैकबोन आ जाती है। जैसे हमारी बैकबोन है, ऐसे ही करके वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास क्या आ गई, यहां पर इसकी जगह क्या आ गई, बैकबोन आ गई। सर तो मतलब पहले हमारी नोटोकॉर्ड थी मीजोडर्म से बनी हुई, और तो सुनती जा उसके बाद में ऐसे एम्ब्रियो स्टेज में बनी होगी, ठीक है, बैकबोन आ गई। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, जिन भी ऑर्गेनिज्म की, ध्यान सुनो, जिन भी ऑर्गेनिज्म की लार्वल स्टेज में नोटोकोड बनती है, चाहे वो एडल्ट में रहे या एडल्ट में ना रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर लार्वल स्टेज में उसको नोटोकोड बन गई तो उन्हें हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉर्डेट्स नाम देते हैं। यहां तक समझ आ रही है, उन्हें हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स। पर ऐसे कॉर्डेट्स जिनके अंदर उसकी जगह बैकबोन आ जाती है, इन्हें हम नाम दे देते हैं वर्टिब्रेट्स। इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जैसा कि हम है, वर्टिब्रेट्स आर दोज कॉर्डेट्स जिनमें पहले लार्वल स्टेज में या इनिशियल स्टेज में नोटोकोड थी, अब वर्टिब्रल कॉलम है। बट दीज आर कॉर्डेट्स बट इनवर्टिब्रेट्स, मतलब सारे कॉर्डेट, ध्यान सुनो, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, पर सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते। किसको किसको समझ आई ये बात? सर मुझे आ गई। यस तो आ गई। रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से सुनना ध्यान से। ये लार्वल स्टेज में बनी है, जरूरी नहीं है कि एडल्ट में हो, जरूरी नहीं है कि एडल्ट में हो, एडल्ट में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है बेटा। अगर हम यहां पर ये कह रहे हैं कि मान लो एडल्ट में भी हो सकता है नोटोकोड रह जाए, और हो सकता है नोटोकोड थोड़ी सी उसकी टेल में ही रह जाए बस, या हो ही ना, लेकिन अगर नोटोकोड कभी भी उसकी लाइफ में बनी थी तो उसे कॉर्डेट बोलेंगे। कुछ एनिमल्स में, जैसे कि फिश में, मैमल में, बर्ड में, रेप्टाइल में, इनमें वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, तो बैकबोन बन जाती है, तो इन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, दोज विच आर नॉन कॉर्डेट्स, दे आर ऑल्सो इनवर्टिब्रेट्स। उनमें तो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा ही नहीं, बट दोज आर chordates, those are chordates, they are of two type, they are of two type,
वन इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं हुई वर्टिब्रल कॉलम में, इन्हें इसलिए हम लोग बेटा प्रोटोकॉर्डेटा बोल देते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब पुराने वाले कॉर्डेट, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बन गई उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रेट्स। इनमें वर्टिब्रल कॉलम बन गई, बैकबोन आ गई, और कहां पर आई, सेम जगह पे जहां पे नोटोकॉर्ड थी। किसको किसको आ गई समझ, ये बात बताओ अब। सर बात आगे बट ऑल chordates are not vertebrates। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना, बट ऑल chordates are not vertebrates। वर्टिब्रेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहली फाइलम पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा मैंने मतलब कुछ सोचा कि आपको इसको मैं देखता हूँ कि कुछ डायग्राम्स के थ्रू दिखा के कर सके, तो नेक्स्ट टाइम थोड़े से और एक्स्ट्रा डायग्राम्स करते हैं इसमें। हम लोग इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? क्या चीज? नहीं, कुछ नहीं, जो बताया उतना ही रखना याद अभी। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले बेटा, पॉरीफेरा पढ़ते हैं। ठीक है, पहली फाइलम पढ़ रहे हैं पॉरीफेरा, और मेरी बात सुन लो ध्यान से। पॉरीफेरा है, अरे तू देख, अरे भाई तू देख तो सही, पढ़ तो सही एक बार, चुपचाप सुन ध्यान से। अब मैंने नहीं बनाया, मैंने तो नेट से कट पेस्ट किया। मेरे को अब ये समझ आ रहा है कि एनिमल किंगडम के कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाते हैं, तो देखते हैं ज्यादा बेटर होगा। पहले सुन लो ध्यान से, पॉरीफेरा पहली फाइलम है। ठीक है, पॉरीफेरा हमारे पास पहली फाइलम है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना जो चीजें बताने जा रहा हूं बेटा। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फाइलम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा। पॉरीफेरा पहली फाइलम है। ठीक, हर फाइलम का एक कॉमन नेम होता है, अगर कोई कॉमन नेम है तो उसको देखेंगे, क्लियर। और हर फाइलम का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है, मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर मेंबर के थ्रू हम उस फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एनिलिडा को हम अर्थवर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है। तो पॉरीफेरा हमारे पास पहली फाइलम है। दूसरी फाइलम हम पढ़ेंगे सिलेंड्रेटा। अब इनमें से किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं बनी, कभी नोटोकॉर्ड नहीं बनी। तो ये सारे किस फॉर्म में आएंगे, किसके अंडर आएंगे, जो हम 9 फाइलम नॉन नोटोकॉर्ड। हाँ, ये सारे आ जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स में। किस में आ जाएंगे ये सारे, नॉन कॉर्डेट्स में। तो पॉरीफेरा भी उसी में, नॉन कॉर्डेट्स में। सबसे पहला बेटा, जब भी हम पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे हैबिटाट, जैसा कि हम हर एक में पढ़ते रहे हैं। कहां मिलता है, सुन लो ध्यान से। देखो बेटा, हम पॉरीफेरा मेनली मेरीन है, मेनली मेरीन। यहां पर 2 वर्ड है। अगर मैं बोलता एक्सक्लूसिव मेरीन, तो इसका मतलब कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जो मेरीन के बाहर हो, लेकिन ये मेनली मेरीन है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो मेरीन के अलावा होंगे, क्लियर, मेरीन के अलावा होंगे, ये चीज समझ लो। तो हमारे पास बेटा, हमारे पास हम कह रहे हैं मेनली मेरीन, इसका मतलब मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल आप याद करो जो मेरीन ना हो। तो हम याद कर रहे हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फाइलम पॉरीफेरा में है, जो बेसिकली फ्रेश वाटर का है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। फाइलम पॉरीफेरा का कॉमन नेम स्पॉन्जिस है। इनको कॉमनली हम क्या नाम देते हैं, स्पॉन्जिस। ये मेनली कैसे हैं, मेरीन, क्लियर। और इसमें एक एक्सेप्शन बता दी हमने, फ्रेश वाटर क्या चीज, स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ रही है। अब देखो, अब जो पहली 9 फाइलम पढ़ेंगे हम, पहली 9 फाइलम पढ़ेंगे, उनमें ये फीचर्स पहले जानने में, इस डायग्राम को बताऊंगा अभी। ये फीचर आपने पहले जानने। कौन से फीचर, कौन से फीचर, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने जाना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने इनके बारे में क्या जानना है, सिमेट्री। क्या जाननी है, सिमेट्री जाननी है। फिर आपने इसके बारे में क्या जानना है, सिलोम के बारे में जानना है। फिर जर्म लेयर के बारे में जानना है। ये 4 पॉइंट्स तो जरूर जानने हैं हर एक फाइलम में, जो पहली 9 फाइलम पढ़ेंगे, और इनको रिलेट करना है। देखो, हमने बेटा स्टार्टिंग में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि स्पॉन्जिस में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कैसी है,
सेलुलर है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर। मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा उससे पता चलेगा। स्पॉन्जिस में अलग अलग शेप होती है। कोई स्पॉन्ज ऐसी शेप का होता है, जैसे ये वाला मैंने बना रखा है, इसमें बेटा ऐसे शेप बनी हुई है, पर कुछ स्ट्रक्चर सब जगह नहीं होंगे। जैसे एक मैं ऐसा छोटा भी बना सकता हूं, ऐसे यहाँ पे ऐसे बना होगा, क्लियर। तो एक दो स्पॉन्ज को छोड़ दें, जैसे ये वाला तो रेडियल बन जाएगा, ये वाला कैसा बन जाएगा, रेडियल बन जाएगा। पर स्पॉन्जिस मेनली क्या होते हैं हमारे पास, मेनली क्या होते हैं, एसिमेट्रिक। मेनली क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं बेटा, एसिमेट्रिक। तो आपने क्या याद रखना है, स्पॉन्जिस मेनली क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। मेनली क्या होते हैं, एसिमेट्रिक। जरा एक बार मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूं, ध्यान से देखो स्पॉन्जिस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो बेटा। पहले स्पॉन्जिस का मीनिंग देख लो ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ध्यान से सुनो, पहले स्पॉन्जिस दिखते कैसे। देखो स्पॉन्जिस पानी में दिखने वाले बेटा, पानी में दिखने वाले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसे कॉलोनी में रहते हैं। इस तरीके से कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कॉलोनी में रहते हैं, क्लियर, स्पॉन्जिस। और उनके अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके से है स्पॉन्जिस, ऐसे दिखते हैं। इनमें ऐसे पोर होता है, इनमें ऐसे क्या होते हैं, छेद होते हैं। इस तरीके से इनमें क्या होते हैं बेटा, ऐसे पोर होते हैं, पोर होते हैं। ये जो पोर होते हैं, ये जो पोर होते हैं हमारे पास, ये जो पोर होते हैं, इस तरीके से पोर होते हैं। इन पोर से इनमें पानी घुसता है अंदर, और एक सेंटर में टॉप पर पोर होता है, उससे बाहर आ जाता है ऐसे इनके अंदर। तो ये जो पोर होता है, ये वाला जिनसे पानी घुसता है, इन्हें कहते हैं ऑस्टियम। तो ऐसे बहुत सारे ऑस्टियम होते हैं, बहुत सारे, काफी सारे ऑस्टियम होते हैं जहां से पानी घुसता है इनके अंदर, और ऊपर से निकलता है। इस सिंगल पोर का नाम होता है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम कई होते हैं, सॉरी ऑस्क्यूलम सिंगल होता है, ऑस्टियम क्या होता है, एक होता है। तो पॉरीफेरा ऐसे दिखने वाले कुछ एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर सकते तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं सेसाइल। मूव करने वाले को लिखते हैं मोटाइल। तो ये कैसे दिख रहे हैं तुम्हें, सेसाइल दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, सेसाइल दिख रहे हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं ये स्पॉन्जिस को कैसे दिख रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। ये स्पॉन्जिस होते हैं, ये अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ स्पॉन्जिस ऐसे होते हैं, ऐसे, क्लियर। मान लो यहाँ इसका ऑस्क्यूलम है, ऐसे स्पॉन्जिस है, क्लियर, इस तरीके से दिख रहे हैं, क्लियर, इस तरीके से दिख रहे हैं, क्लियर। ध्यान से सुनो बेटा, इनमें छेद होते हैं, ऐसे पोर होते हैं जहां से काफी सारा, जैसे पानी घुसेगा, यहां से पानी घुसेगा, और पानी जहां से बाहर निकलता है उसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्टियम बहुत सारे होंगे बेटा, एन नंबर, ठीक है। ऑस्क्यूलम सिंगल होगा, ठीक है, जहां से पानी निकलेगा। अब देखो मैं इसको अगर 3D में देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसको 3D में देखूं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अगर मैं इसको बेटा 3D में देखूं तो मेरे पास कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है ना। असल में इस पे व्हाइट वाली पे चलता नहीं है पेन पे। एक मिनट रुक जाओ। अब देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, मैं अगर 3D में देखूं तो कुछ ऐसा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, जिसको ना समझ आया मैंने कैसे कट किया पूछना, मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, सेंटर में से, सेंटर में से हाफ निकाल रहा हूं इसका पूरा। मान लो आपके पास कोई बॉटल होती, उस बॉटल को आपने ऐसे काट दिया, काटने के बाद वो बॉटल आपको ऐसी दिख रही है, मतलब आपने उसको बीच में से सेंटर से काट दिया, सेंटर से काट दिया, ऐसे सीधा सीधा काटा आपने, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल काटा है, तब वो आपको ऐसी दिख रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे कट करो, उसके बाद देखो क्या दिखेगा इसमें, ठीक है। किसको काट रहे हैं, स्पॉन्ज को, और वो कैसा दिखेगा वो देखो ध्यान से। ध्यान से सुनो, मैंने इसको कैसे काट दिया है, मान लो मैंने 3D में बना रखा था, ये ऐसे 3D में बनाया हुआ ऐसा कुछ स्पॉन्ज 3D में बना रखा है, ठीक है। मैं इसको यहां से काट रहा हूं बेटा, एक मिनट दो मुझे बस। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, इसको बेटा ऐसे काट रहा हूं, ऐसे यहां से काट रहा हूं, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। सबको समझ आ रहा है काट कैसे रहे हैं? यस सर। क्लियर। अब इसको देखना ये कैसा दिखेगा। जब मैं इसको काट दूंगा तो ये अंदर से होलो है और इसकी दीवारें हैं ऐसी,
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा काटने के बाद, ये काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें यहां पोर होंगे ऐसे, वो जो हम ओस्टियम की बात करिए इसकी वॉल हो गई, ये यहां अटैच है, ये पोर है जो अंदर तक गया हुआ है यहां तक, और ये ऊपर सेंटर पे पोर है जिसको आप क्या नाम दे रहे थे, ऑस्क्यूलम, और ये अंदर होलो है बेटा, होलो है, ये काटने के बाद ही दिखेगा मुझे ऐसे, अंदर होलो तभी दिखेगा, नहीं तो 3D में तो गोल होगा ना, ये होलो तभी दिखेगा। तो ये होलो है, ये होलो को कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, ये बॉडी कैविटी नहीं है क्योंकि इसमें क्या नहीं, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। तो ऑस्टियम क्या है, ऐसे पोर है जिसमें से पानी एंटर करता है, ऐसे वो सब तरफ होगा, ऐसे पानी एंटर करता है और यहां से पानी बाहर निकलता है, जिसे आप क्या कहते हो, ऑस्क्यूलम कहते हो। तो ये ऑस्टियम है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ आया है? यस सर। अब जरा इन फीचर्स पे बात कर लेते हैं जो हमने लिए थे। सबसे पहले बेटा इसमें सिर्फ सेल्स लगे हुए हैं, और सेल्स भी 3 लेयर में लगे हुए हैं। देखो कैसे, एक लेयर सेल की ये है, एक लेयर ये है, और बीच में एक लेयर है यहाँ। 3 लेयर में सेल लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है इनमें, टिश्यू नहीं बना हुआ। एक लेयर ये है, एक लेयर यहाँ है, और बीच में ये लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब सेल्स की। तो 3 लेयर में सेल लगे हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू नहीं बना, सिर्फ कैसा है, सेलुलर। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, और कुछ सम रेडियल है, बहुत कम रेडियल है, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम हमारे पास क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। सिलोमिन में है नहीं। और जर्म लेयर 2 है बेटा, देखो जर्म लेयर 2 है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जर्म लेयर 2 है। एक ये वाली लेयर बनी है एक्टोडर्म से, ये एक्टोडर्म से डिराइव हुई है, और ये वाली जो है मेरे पास एंडोडर्म से डिराइव हुई है। ये वाली किससे डिराइव हुई है, एंडोडर्म से। लेकिन इसके अलावा बीच में हमारे पास प्रॉपर कोई मीजोडर्म का कुछ बना नहीं है। हम मीजोग्लिया बोल सकते हैं या मीजनकाइम बोल देते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर मीजोडर्म नहीं बनी हुई है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मीजोडर्म से बना हुआ नहीं है कुछ, इसलिए इनको जर्म लेयर को क्या लिखते हैं, 2 है, इसलिए इन्हें हम क्या लिखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। आप फिर से देखो बेटा, इसे फिर से देखो एक बार, नहीं कभी एंटर नहीं करेगा बेटा। बच्चे इन दोनों लेयर के बीच में एक सेल की लेयर होती है जो मीजोडर्म से नहीं, उससे मीजोडर्म से नहीं बनी, मीजोडर्म से नहीं डिराइव होती, उस लेयर को हम कहते हैं मीजनकाइम या मीजोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कितनी लेयर, जर्म लेयर हो गई, देखो कितने, देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, सम रेडियल, सिलोम नहीं है, ठीक, डिप्लोब्लास्टिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम कोई फाइलम पढ़ेंगे, अभी जो भी, पहले ये 4 फीचर पढ़ेंगे, फिर आगे बात कर सकते हैं। क्लियर? अब मैंने क्या बोला इसमें, मैंने बोला बेटा ये मेनली मैरीन है, एक फ्रेश वाटर का एग्जांपल ये है। ये ससाइल होते हैं, ससाइल का मतलब मूव नहीं करते, ठीक है। अब जरा ये देखो, आपको ध्यान से देखना है इसे, ये देखो, अगर आपको ये चीज दिख रही है, मैं क्या दिखा रहा हूं, ये इसकी बॉडी वॉल है, ये देखो, ये इसकी बॉडी वॉल है, दिख रहा है, ये चीज बॉडी वॉल है। ये इसके खाली कैविटी है जो अंदर की जगह है, क्लियर? ये इसकी क्या है, खाली कैविटी है जो अंदर का स्पेस है, अंदर का स्पेस है बेटा। डिप्लोब्लास्टिक, इनके बीच में मीजोडर्म का नहीं बना। मैं कह रहा हूं मीजोडर्म नहीं है, तो पूछ रहा डिप्लो कैसे हुए। मैं कह रहा हूं बीच में जो लेयर है वो मे बी एक्टो या एंडो से बनी होगी, वो मीजोडर्म से नहीं बनी हुई है। अगर मीजो से बनती तब ट्रिप्लो बोलते। क्या बताया था ट्रिप्लो के लिए, 3rd लेयर चाहिए ना हमें, बोलो। के अंदर मीजोडर्म चाहिए ना, उससे आएगा। हाँ, यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से, आगे बताओ। यस सर। अब मेरी बात सुनो, देखो, हाँ बोल बेटा। सर बट लेयर तो बीच में आ रही है ना, मतलब 3 तो हो गई, क्योंकि अब 3 हद हो गई, layers। तुमको 3 लेयर काउंट करनी है तो ऐसे तो तुम्हारे स्किन के अंदर मिला के, स्किन मिला के 5000 लेयर्स हैं, तो तुम फिर कितने प्लास्टिक हो जाओगे। मैं कह रहा हूं जर्म लेयर से बनी है कि नहीं। ओके सर।
मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कितनी, मैंने लेयर काउंट थोड़ी करने को बोला है, मैंने ये बोला है कि उसके अंदर जो भी लेयर्स है वो या तो एक्टोडर्म से आई है या मीजोडर्म से आई है, जर्म लेयर इसमें नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो लेयर मैं दिख रहा हूं ये एक्टो एंडो नहीं है, ये एक्टोडर्म से डिराइव हुई है। डिराइव समझ में आता है? यस सर। उनसे बनी है, ये खुद एक्टो एंडो थोड़ी है। अब मुझे जरा एक चीज बताओ, इधर देखो सारे, ये डायग्राम देखो। अगर हमारे पास ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास ध्यान से सुना चीजों को, अगर हमारे पास एंट्री के लिए, पानी की एंट्री के लिए काफी सारे रास्ते हैं, ठीक, एग्जिट के लिए सिंगल रास्ता, ये सिंगल प्लेस है, खुद से सोचना। एंट्री के लिए खूब सारे रास्ते हैं, एग्जिट के लिए सिंगल रास्ता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी को बाहर भेजने के लिए कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मान लो आप ऐसे कोई बॉक्स बना रहे हो जिसमें हमारे पास एंट्री के लिए काफी सारे जगह है, एग्जिट के लिए सिंगल जगह है। तो पानी को निकालने के लिए क्या होता है, जो इनर लेयर होती है उस पे खास तरह के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लैजिला होता है, वो ऐसे ऐसे हिलके पानी को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। उन सेल्स का नाम होता है, वो इनर लेयर पे होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है कॉलर सेल और कोइनोसाइट। ये समझ आया? अरे ये वाली बात समझ आई है? यस सर। अगर एंट्री कई जगह से होगी तो उतनी तेजी से पानी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जिट का सिंगल पॉइंट है। इसीलिए मुझे यहाँ पर अंदर एक खास तरह के सेल्स लगे रहते हैं जिन्हें कॉलर सेल और कोइनोसाइट कहते हैं। वो ऐसे दिखते हैं, देखो वो ऐसे दिखेंगे, देखो ये दिख रहा है। इन सेल्स में फ्लैजिला होता है ऐसा, और ये सेल कहां लगे होते हैं, देखो इनर लेयर पे। ये दिख रहा है सबको डायग्राम, ये वाला? Yes, sir. ये दिख रहा है ये वाला डायग्राम? बोलो बेटा। तो इनमें देखो फ्लैजिला है सब में, और ये इसका मतलब अंदर इसके कैविटी में क्या होगा, ऐसे फ्लैजिला होगा जो चल के पानी को क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। समझ आया नहीं आया बेटा? सर Yes, sir. क्लियर? कोइनोसाइट क्या होते हैं, अब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगा डायरेक्टली, व्हाट इज कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल प्रेजेंट इनसाइड हैव फ्लैजिला, सिंगल सेल है, फ्लैजिला है, जो बीट करके पानी को ऑस्कुलम के थ्रू बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्पॉन्जीज में कितने माउथ हैं, तो आप लिखेंगे मैनी, क्योंकि एंट्री को हम माउथ कंसीडर करते हैं। आ रहा है समझ? Yes, sir. ठीक है, हम कहेंगे मैनी माउथ है। ऑस्कुलम को फिर हम एनस कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां से पानी बाहर जा रहा है। रियल सेंस में ये एनस माउथ है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कंसीडर करना पड़े तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे कि मैनी माउथ है और सिंगल एनस है, ऐसा बोल सकते हैं, पर प्रॉपरली माउथ एनस नहीं है। ये Sir, वाला, हाँ बेटा बोल। मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियो में कितने चैप्टर हैं? 7 है, ठीक है। तो 7 के 7 चीजों को जरा इंक्लूड करने की कोशिश करना। जैसे अब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर आप पहले इसके डाइजेशन के बारे में जानो, फिर रेस्पिरेशन के बारे में जानो, फिर देखो क्या सर्कुलेशन है कुछ इसमें, एक्सक्रीशन में क्या है इसमें, फिर उसके मान लो नर्वस बना के नहीं बना, वो जानो इसका। फिर जानो उसका कि उसमें कोई हार्मोन का सिस्टम है, मतलब मूवमेंट को लेके कोई लोकोमोशन का कोई सिस्टम है, हार्मोन का कोई सिस्टम है, और फाइनली एक एडिशनल सिस्टम है रिप्रोडक्शन। तो ये 8 चीजों को रिलेट करो अक्रॉस फाइलम। मतलब इस फाइलम में जो आप डाइजेशन पढ़ोगे, अगली फाइलम वाले से रिलेट करो, तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब आप पॉरीफेरा में जो डाइजेशन पढ़ोगे, मैं आपको अब समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पॉरीफेरा में डाइजेशन की क्या स्पेशल बात है, मुझे मेरी बात सुनने की कोशिश करना, आपको समझ आएगी। देखो इधर पॉरीफेरा कुछ ऐसा है जिसमें यहां पर पोर्स है और एक कैविटी बनी हुई है, ऐसे ऐसे पोर्स हैं और कैविटी बनी हुई है जो ऊपर से खुली हुई है, ठीक, कैविटी बनी हुई है। अब क्योंकि इसमें सेल है ना, तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की तो बात कर नहीं सकता। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल सेल खाएगा फिर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। हम कोई सिस्टम की तो बात कर नहीं सकते,
तो हर एक सेल अपना खाना खुद खा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सेल है, अब यहाँ ऑप्शन क्या होता है बेटा, जब हम सेल के डाइजेशन की बात करते हैं तो सेल में हम दो तरह के डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर और इट कैन बी इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा और इंट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब एंजाइम बाहर रिलीज करेंगे, खाने को बाहर तोड़ेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अंदर टूटने के बाद चीज को। व्हाट इज इंट्रा सेलुलर? खाने को सीधे अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, वेस्ट बाहर फेंकेंगे। एक्स्ट्रा इंट्रा में फर्क समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। बोलो, Yes. क्लियर है? ठीक है, सर बट एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होता है वो समझ नहीं आया ढंग से, कि बाहर कैसे वो तोड़ सुन सकते हैं, सुन मतलब सुन ध्यान से, हमारे अंदर कौन सा एक्स्ट्रा इंट्रा? इंट्रा। Intra. तभी कह रहा हूं ना, तुम्हें स्कूल वाले कह रहे हैं बेस बना देंगे, तुम्हारा माइनस में है अभी, पढ़ लो पहले। तुम्हें मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको सिर्फ डांट रहा हूं। सुनो सर ध्यान हमारा से। तो एक्स्ट्रा ही है हमारा एक्स्ट्रा होता है। कैसे एक्स्ट्रा होता है? हमारी क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में हम एंजाइम एंजाइम्स बाहर रिलीज छोड़- करते हैं। देखो, खाना है, तुमने खा लिया पाइप में, खाना पाइप में है ना एलिमेंट्री कैनाल में, Yes sir. फिर तुम उसको तोड़ते हो, खाने को ब्रेक करते हो और फिर उस खाने को एब्जॉर्ब करते हो। तो जब जब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाए, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सेल के बाहर चीजों को डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड फॉर्म में चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज। समझ आया नहीं आया बता बेटा? यस सर। एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब हुआ? जैसे फंजाई में भी होता है, फंजाई चीजों को बाहर तोड़ती है, तोड़ने के बाद एब्जॉर्ब करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब एंजाइम बाहर रिलीज करेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, हमारे अंदर कौन सा एक्स्ट्रा इंट्रा? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सेलुलर है Extra. बेटा। एक्स्ट्रा सेलुलर तभी तो ग्लैंड्स की जरूरत है। सर मतलब जो इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ना ग्लैंड्स होते हैं ना हार्मोन्स और ये सब कुछ नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, इंट्रा सेलुलर का मतलब सिंगल सेल ने पूरा का पूरा खाना खाया और उसके बाद उसने क्या किया, रुक जा बेटा सारा बता रहा हूं। इंट्रा सेलुलर वाला होलोजोइक टाइप का होता है, निगलने वाला। ठीक है, हमारा होलोजोइक कैसा है कि हम खाने को निगल रहे हैं अपनी गट में, हमारा होलोजोइक कैसा है। अमीबा का होलोजोइक कैसा है? वो चीज को निकल रहा है पूरा। तो इंट्रा सेलुलर का एग्जांपल अमीबा है, आपने पढ़ा था अमीबा, याद करो। यस सर, फूड वैक्यूल वो हाँ, वगैरह। फूड वैक्यूल वाला। पर इसका एक नुकसान होता है, वेस्ट बाहर फेंकना पड़ता है। अब मुझे जरा ये बताओ सोच के, ओम बता बेटा कौन सा होगा इसमें स्पॉन्जीज में, एक्स्ट्रा इंट्रा? सर एक्स्ट्रा ही होगा क्यों? सर, क्योंकि वो अपने सीलोम में लेगा ना फूड, फिर वो अपने सेल्स का जो अब केमिकल ये है देख उसमें ध्यान से, सीक्रेट करेगा। अब इधर देख बेटा, ध्यान से सुनो, इधर देख। मान लो यहाँ पे सेल है, यहाँ खाना आ गया, यहाँ खाना आ गया, खाना जो आ गया उस पे एंजाइम रिलीज कर दिया इन सेल ने, लेकिन जो पानी आएगा वो खाने को और एंजाइम को सबको लेके बाहर चला जाएगा। तो अगर इसने गलती से एंजाइम रिलीज भी कर दिया अंदर कैविटी में, वो एंजाइम रुकेगा ही नहीं कैविटी में। तो इनको तो क्या करना पड़ेगा कि पानी के साथ जो खाने की चीज ऐसे अंदर आए उसको सेल ले लें और फिर वेस्ट बाहर फेंके जो पानी के साथ बाहर चला जाए। अरे कुछ आया समझ? सर तो ये सारा काम तो मतलब तुरंत करना होता होगा ना, जैसे जैसे बेटा एक बार जैसे में जैसे पानी। खाना तो खूब सारा आना पड़ेगा, खाना तो खूब सारा आना पड़ेगा, उसमें से कुछ ले पाएंगे कुछ नहीं ले पाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम बनेगा, ध्यान से सुनो। किसी को समझ आई मैंने क्या बताई? मैंने बोला डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर क्यों है? क्योंकि अगर इन्होंने गलती से इस कैविटी में एंजाइम रिलीज भी कर दिए तो एंजाइम क्या करेंगे? पानी के साथ ट्राई कर देंगे बाहर चले जाएंगे। तो डाइजेशन कैसे होगा? इंट्रा इंट्रा सेलुलर। समझ आया नहीं आया? किसको नहीं आया बताओ? सर तो फिर तो इनको बहुत मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता होगा ना, बेटा सेल्स को जल्दी दो देना पड़ता तरीके होगा। हैं, दो तरीके हैं, या तो जल्दी करना पड़ता होगा या हर बार पानी के साथ कुछ ना कुछ खाने का आता होगा, उसमें से जो ये ले पाए, मैक्सिमम बाहर चला जाता होगा। समझ आया नहीं? सर आ गया। हाँ सर आ गया बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? रचित आ गया बेटा समझ? रचित समझ आ रहा है ये? यस सर। जिसको नहीं आ रहा पूछो। रिधिमा आ गया सर। सर तो बेटा इसमें एंजाइम्स कौन क्रिएट करता है?
बेटा एंजाइम तो सेल के अंदर है ना, जरूरत कहाँ है एंजाइम की हमें। देख मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देख मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देख मैं ये कह रहा हूँ कि मान ले इनमें ऐसा सिस्टम होता है, ध्यान से देखना मैं जो समझा रहा हूँ, इनमें कुछ ऐसा सिस्टम है, बहुत ध्यान से देखना इसे बेटा, इसलिए कह रहा हूं ना आपको समझाना भी है, और वो चीजें याद नहीं, रट नहीं पाओगे सारा, 100% नहीं रट पाओगे सारा, आपके समझ नहीं है, याद नहीं होगा। ये चीज देखो ध्यान से बेटा, बेटा वाटर ओस्टियम से अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है, तो वाटर क्या करता है अभी देख लेते हैं क्या करता है। देख बेटा, देखो ध्यान से, यहां पर वो वाले सेल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, कौन से सेल्स हैं ये, कॉलर सेल्स, दिख रहा है सबको। यस सर। इनका एक और नाम है कोइनोसाइट, ये इसी फाइलम का फीचर है और कहीं नहीं होता, ये कॉलर सेल्स है। अब मुझे एक चीज समझ आ गई, ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं जो कोइनोसाइट हैं और जो भी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स खाना लेंगे जो पानी के साथ, देखो पानी आए, पानी हमारे पास ऐसे आया आराम से, पानी ऐसे आ रहा है सब जगह से, पानी ऐसे आ रहा है, तो पानी के साथ कुछ खाने की चीज भी आ रही होगी, तो जो खाने की चीज आ रही होगी उसमें से कुछ ये सेल ले लेंगे, कुछ सेल्स के अंदर चली जाएगी, समझ आ रही है, कुछ इन सेल्स के अंदर चली जाएगी और बाकी जो बाहर चलेगी। दूसरा, सेल्स जो वेस्ट फेंकेंगे वो पानी के साथ बाहर चला जाएगा, ये चीज समझ आ रहा है। तो पानी का क्या रोल हो गया, पानी का रोल हो गया खाना लाना, फूड को लाना, वेस्ट रिमूव करना, समझ रहे हो। यस सर। ठीक है। दूसरा, पानी में ऑक्सीजन भी तो होगी, इन सारे सेल्स को ऑक्सीजन देना भी पानी ही दे रहा होगा ना, क्योंकि सारे सेल अब पानी के कांटेक्ट में है, तो सारे सेल को ऑक्सीजन पानी के डिफ्यूजन से मिल जाएगी। तो ये यहां से पानी बाहर जा रहा है, तो पानी का तो सारा ही रोल हो गया। अब इस पानी की मूवमेंट को देखो, पानी कैसे कैसे आया, ध्यान से सुनो, सबसे पहले सुनना ध्यान से, पानी कहां था पहले, आउटसाइड था, आउटसाइड से किसके थ्रू इनसाइड आया, थ्रू कहां आया, थ्रू ऑस्टियम, कहां पे आया, स्पॉन्जोसील, यस सर, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम, आउटसाइड गया किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फूड, रिमूविंग वेस्ट। सर एक क्वेश्चन, बोल बोल। इसके बॉटम हिस्से पे भी कॉलर नहीं सेल्स नहीं, लगे हुए? अटैचमेंट है बॉटम में, नहीं वो नीचे यहाँ पानी नहीं, स्पॉन्जो अटैचमेंट सेल के अंदर, स्पॉन्जो सेल के ऊपर ही, स्पॉन्जोसिल के ऊपर क्या कह रहा है, स्पॉन्जो सेल का जो बेस है ना, हाँ उधर, हाँ, यहाँ पे। वहां अटैचमेंट होती है बेटा इसकी, अच्छा, वहां मतलब वो पोर नहीं, स्पेशल सेल होता है। मतलब वहां पोर नहीं होते जनरली। ओके सर। ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये आउटर लेयर है, ये वाली इसकी आउटर लेयर है। अब मैं एक एक चीज बताने जा रहा हूं इसकी, ये यहाँ पर इसकी इनर लेयर है जिसपे कोइनोसाइट है, ठीक, बीच में लेयर है जिसे मीजनकाइम कह रहे हैं, ये मीजोडर्म की नहीं बनी, इसमें कुछ कुछ हार्ड चीजें होती हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो सपोर्ट देते हैं इसे, नहीं तो ये सीधा खड़ा नहीं रह सकता ऐसे, ये पानी में ऐसे लगा हुआ है, ये क्योंकि इसमें मीजनकाइम सपोर्ट दे रहा है, तो हार्ड सब्सटेंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट है पूछो। सर जो कोएनोसाइट्स होता है वो हेल्प करता है उस फूड को ग्रैब करने में? बेटा कोइनोसाइट ही कांटेक्ट में आता है डायरेक्टली, वही इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता होगा, खुद खाना लेता होगा और आगे मीजनकाइम में पास कर देता होगा। ओके सर। और सर जो मीजनकाइम होता है मतलब उस वो किससे बनता है, वो अभी हमें पढ़ना है या बाद में? वो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना, मीजनकाइम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से इनको सपोर्ट मिलता है, बस 3 लेयर हैं, आउटर, इनर, इनर में कोइनोसाइट है, बीच में मीजनकाइम है जहां पर कुछ हार्ड सब्सटेंस होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर। अब ये देखो भाई, ये देखो ऐसा है, ये सिंपल कैनाल सिस्टम है, ये पहले पढ़ाया जाता था, ये देखो ये सिंपल कैनाल सिस्टम है,
लेकिन यहां पर देखो कैनाल सिस्टम ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? मैं जो ग्रीन से ये एरो बना रहा हूं, तो ये असल में क्या होता है बेटा, अलग अलग स्पॉन्जीज में कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन लेकिन बेसिक सबको कैनाल सिस्टम ही बोलते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे स्पॉन्जोसिल है ये रही, अब यहाँ स्पॉन्जोसिल कितनी रिड्यूस हो गई, ये अलग अलग वो बना दिया। अब ये जो रेड से दिखा रहा है ये सारे फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, दिख रहा है सबको? ये वाली लेयर, येलो वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, आउटर है। सर इसके अंदर पानी ज्यादा देर तक स्टोर रह सकता है, मतलब जो थर्ड वाली स्टेज है। कंट्रोल बेटर मिलता है, ये बेसिक है, ये वाला बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन पहले इनके नाम आते थे, इनको हम पढ़ाते भी थे, एस्कोन साइकोन ल्यूकोन बोलते थे। अब तुम्हें करना नहीं है ये नीट में भी नहीं आता और तुम्हारे स्कूल में तो है ही नहीं है, बड़ी ठीक है? तो नहीं करना है, बस जस्ट आपको बता दिया, कहीं दिखे तो ध्यान रखना। अब देखो मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया, देखो स्पॉन्ज का डायग्राम है तुम्हारे सामने, ये ऐसे होते हैं, देखो ये देखो, दिख रहा है कुछ? सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा? ठीक सर है, दिख रहा है। ये रहा कोइनोसाइड, देख दिख तो रहा ये स्पॉन्जी है। स्पॉन्ज है बेटा, स्पॉन्ज है। ये देखो ऑस्कुलम है यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑस्कुलम को प्रोटेक्शन टाइप से होता है कुछ। देख यहाँ से पानी ऐसे एंटर करेगा और यहाँ से बाहर जाता है, स्पॉन्ज है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ओके काटा हुआ है। सर। सर ये इसके आउटर सेल पर वो क्या है, नहीं काटे बेटा, काटे? वो दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वो मैं बता रहा हूँ, प्रोटेक्शन। वो चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना, सारा नहीं करना होता, जितना करना उतना बताया जा रहा है। पहले एक बार देख लो मैंने क्या क्या बताया। अब हम लोग वापसी आते हैं जिन पे बात कर रहे थे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डाइजेशन की। यस सर। डाइजेशन कैसा है बताओ? इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल इंट्रासेलुलर, याद हो जाएगा? हो यस गया। सर। ठीक। दूसरी चीज, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, और हमारे पास क्या है बेटा, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन कैसे है? रुक जाओ, रेस्पिरेशन नहीं लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे बेटा, खाना किसके साथ आ रहा है? वाटर के वाटर साथ। वाटर तो वॉट, जो फूड एंटर करेगा, फूड एंटर विद वाटर, ठीक है? क्लियर? सही है। अब आ जाओ रेस्पिरेशन के लिए। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो वो सरफेस से होगा। किसका सरफेस? सेल का। फिर सर्कुलेशन तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें प्रॉपर, क्योंकि ब्लड के जैसा तो कुछ बना ही नहीं कभी। आगे जाते हैं, एक्सक्रीशन। ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं आपको, देखो इधर, इधर ध्यान दो बेटा सब लोग, जो बता रहा हूं देखो। डाइजेशन हमने इंट्रासेलुलर, कोई डाउट इसमें? रेस्पिरेशन सेल के सरफेस से, क्योंकि सारा का सारा सेल किसमें है, सारा का सारा सेल किसमें बेटा, पानी के कांटेक्ट में। समझ आया? यस सर। हाँ बेटा, आपको क्या लगता है ब्लड कैसे आया होगा? एक स्पॉन्ज को देखो, उसके अंदर पानी है, ऐसा मान लो कि हमारे बॉडी में ही ऐसी कोई कैविटी रही होगी जहां पानी रह गया, उस पानी के अंदर सेल्स आ गए जिनके अंदर हेमोग्लोबिन आ गया, और फिर कुछ पाइप्स बन गए और एक पंप आ गया, ऐसे करके सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ होगा। तो इसका मतलब पहले सर्कुलेशन की जिम्मेदारी किसकी रही होगी? पानी की। समझ आ रहा है? यस पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही होगी? पानी की। अब ये देखो जरा, वाटर। ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, जो लोग पानी में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, या पढ़ोगे आगे जाके, और जो लैंड पर रहते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटैलिक। तो ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया। क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। क्लियर? किसी को डाउट पूछो यहां तक? ये सर वो मेरा अमोनिया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक बार ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट बता दो वापस से। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लो। सारा समझ आ रहा है बेटा ये? यस सर। यहां तक में कोई डाउट है अभी तक? नहीं? नहीं। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ। किसको किसको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है? मैंने कभी थोड़ा सा बताया था, जिन्होंने वो क्लासेस करी थी फाउंडेशन वाली। अगर नहीं करी थी तो देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं,
NH2CCOH, H और R। हम अमीनो एसिड जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जितना हमें जरूरत होता है हमेशा नॉर्मली उससे ज्यादा खा लेते हैं, तो उसका ये अमीनो ग्रुप निकाल लिया जाता है एज अ वेस्ट। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वाला वेस्ट मेनली कहां से आता है? अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की वजह से। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए। तो अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है, इस अमीनो ग्रुप को हम रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर। रिलीज करने के कई तरीके होते हैं, एक होता है अमोनिया की फॉर्म में और एक होता है इसकी फॉर्म में। देख लो यूरिया का क्या फॉर्मूला है, इसकी फॉर्म में। तो जो पानी में होते हैं वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं, क्लियर, अमोनिया की फॉर्म में। लेकिन जो लैंड पर होते हैं वो यूरिया की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि अमोनिया की फॉर्म में क्या होता है कि लगातार रिलीज करना पड़ता है। अब क्योंकि इसमें पानी बाहर से घुस रहा है और लगातार बाहर जा रहा है, तो ये कंटिन्यूसली अमोनिया रिलीज कर सकते हैं। सेल में से कंटिन्यूसली अमोनिया को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। कैसे करते हैं? अपने सेल में से अमोनिया फेंक देंगे किसमें? स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब समझ आया क्या करा हमने? तो अमोनिया एक्सक्रीट करते भी अमोनोटैलिक कहते हैं। हाँ बेटा, अब सुनो ध्यान से, हमारे अंदर जो हम अमीनो एसिड खाते हैं उससे, उस अमीनो एसिड से जो नाइट्रोजन है उससे यूरिया कहां बनाया जाता है? लिवर में। लिवर यूरिया बना के किडनी के पास भेजता है। याद रहेगी ये बात? सर मैं एक बार रीजॉइन कर लूं, मेरा कनेक्शन बार बार लूज हो रहा है। कर बेटा, कोई बात। याद रहेगी ये बात रचित? यस सर। समझ आया मैंने क्या बोला? हमारी बॉडी में भी जो नाइट्रोजन का वेस्ट बनता है उसको यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लिवर। ठीक है, क्लियर? और पानी में रहने वालों के साथ तो ये लग्जरी है ना कि उनको जरूरत नहीं है स्टोर करने की, वो लगातार पानी में क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं अपना वेस्ट। इसीलिए वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं बेटा? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर ठीक, रेस्पिरेशन सेल के सरफेस से, सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, एक्सक्रीशन अमोनिया से हो जाएगा। अब आ जाओ, अगर आपको समझ आए, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है इसके बाद मूवमेंट और लोकोमोशन करके, ह्यूमन फिजियो में, मतलब लोकोमोशन, बोन्स वगैरह की बात करते हैं। इनमें बोन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा, जहां मीजन काइम है, जहां मीजन काइम है वहां कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। ये स्ट्रक्चर होते हैं। स्पिक्यूल दो केमिकल के बने होते हैं, या तो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, इनके बने होते हैं। ठीक है, स्पिक्यूल किस में होते हैं? मैंने किस में बताया था आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो बीच में लेयर है, यहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो ऐसे धागे जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। कुछ के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्पिक्यूल कहते हैं, जो इन्हें सपोर्ट देते हैं। तो स्पिक्यूल किसका बना हो सकता है? या तो किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। या किसका बना होगा? सिलिका का। या तो कैल्शियम कार्बोनेट या हमारे पास किसका बना होगा? सिलिका का। स्पॉन्जिन फाइबर धागे जैसा होगा, ये भी सपोर्ट देगा। देखो ऐसे दिखते हैं स्पिक्यूल्स। देखो बेटा, स्पिक्यूल्स आपके पास कैसे दिखते हैं एक बार दिखा रहा हूं, एक सेकंड दो मुझे। ये देखो, ये स्पॉन्जिन फाइबर है, ये देखो, सबको डायग्राम दिख रहा है? yes. ये जो ब्राउन कलर का बना हुआ है ना, ये स्पॉन्जिन फाइबर है। ये बाहर वाला, हाँ देखो, ये बाहर आपको दिख रहा है ऑस्कुलम, यहां से दिखा रखा है, ये टॉप वाला है बेटा। अच्छा मेरी एक चीज बात समझना ध्यान से, ध्यान सुनो, ये हमारे पास स्पॉन्जिन फाइबर, देखो ये क्या करा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्पॉन्जिन फाइबर कहाँ होगा? उसकी वॉल में इस तरीके से, और ये बीच वाली लेयर में होगा। अब ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और होते हैं जिन्हें आप क्या नाम देते हो? स्पिक्यूल। ये देखो ऐसे दिखते हैं, देखो ध्यान से, ये स्पिक्यूल दिख रहा है, ये कैल्शियम के बने हुए, इसलिए इनको क्या लिखते हैं? कैलकेरियस स्पिक्यूल। दिख रहे हैं कैसे बने हुए हैं? और ये सिलिका के बने हुए हैं, ये सिलिसियस है। बेटा नेक्स्ट टाइम से थोड़े से ज्यादा डायग्राम में इकट्ठे करूंगा, अभी लास्ट मोमेंट पे मुझे ध्यान आया कि डायग्राम इकट्ठे करने चाहिए आपके लिए। हाँ ये दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग स्पॉन्ज में अलग अलग होता है। किसी में कैल्शियम होगा तो सिलिका नहीं होगा, किसी में स्पॉन्जिन फाइबर होगा तो उसमें ये नहीं होगा। तो इसी के बेस पर स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन है। हमने क्या करते हैं,
स्पॉन्जीज की फाइलम को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। किस बेस पर? किसमें सिलिका है, किसमें स्पॉन्जिन फाइबर है और किसमें कैल्शियम है। ये समझ आ रहा है? और ये कौन सी लेयर में होते हैं? मेसोडर्म। मीजोडर्म नहीं भाई, मिजलेज। मीजोडर्म बोलेगा तो गलत हो जाएगा, डिप्लोब्लास्ट। गलती हो गई। समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो ये स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर सपोर्ट देने का काम करते हैं। अब आ जाओ जरा भाई, ये भी हो गया। इसके बाद क्या पढ़ते थे हम लोग? मतलब मीजन काइम का मेन रोल सपोर्ट करना है। हाँ, मीजनकाइम का मेन रोल है सपोर्ट का, क्योंकि स्पॉन्जीज ऐसे सीधा खड़ा नहीं रह सकता, नहीं तो वो गिर जाएगा पानी के अंदर। सर लेकिन उसके अंदर भी पानी और बाहर भी पानी है, तो पानी तो सपोर्ट करेगा ही। पानी कैसे सपोर्ट करेगा? तो सीधा क्यों खड़ा रहेगा? कोई चीज ऐसे क्यों नहीं गिर जा रही है? क्या भाई किसी चीज को सीधा स्ट्रेट रहने के लिए उसकी बॉडी में कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, अब आओ जरा, एक्सक्रीशन हो गया, ये हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास, अगर हम बात कर रहे हैं इसके बाद, ध्यान सुनो, एक्सक्रीशन के बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम नर्वस की बात करें तो इसमें न्यूरॉन्स बने नहीं थे, क्योंकि इसमें सेलुलर है, इसमें न्यूरॉन्स नहीं बने बेटा, कभी नहीं होंगे साथ में बेटा, नॉर्मली नहीं होते न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स बने नहीं, न्यूरॉन्स नहीं इवॉल्व हुए इसमें, वो अगले ग्रुप में आए थे जब टिश्यू आया था। न्यूरॉन्स नहीं आए, ठीक है, कोई हार्मोन्स भी नहीं होते। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनो, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो इधर देखो, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इनके अंदर क्या होता है बेटा रिप्रोडक्शन में, ध्यान सुनो, इनके अंदर रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना कैसे होगा रिप्रोडक्शन। मैंने ये स्पॉन्ज बना दिया, ठीक, इस स्पॉन्ज ने यहां पर सेक्स ऑर्गन बनाए अंदर की तरफ, ये सेक्स ऑर्गन बनाए, ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं, ये इस तरीके से सेक्स ऑर्गन बनाए। मान लो ये सेक्स ऑर्गन जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि टेस्टिस होता है उस तरीके से, इसमें से स्पर्म बने, ये स्पर्म पानी के साथ ऑस्क्यूलम से बाहर चले जाएंगे, ये समझ आया? यस। और किसी और स्पॉन्ज में, किसी और स्पॉन्ज में वहां ओवरी बनी होगी, वहां क्या बनी होगी, ओवरी, उसने एग रिलीज करा होगा यहाँ पर, तो चांसेस हैं कि वो जब एंटर करेंगे तो इसको यहाँ अंदर फर्टिलाइज करेंगे। समझ आया नहीं आया बताओ? यस सर ये कहाँ पे बना हुआ होता है ये वाला ऑर्गन? बेटा सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इनसाइड स्पॉन्जोसील, तो सेक्स ऑर्गन कहां पर है, स्पॉन्जोसील में। सेक्स ऑर्गन दो हो सकते हैं, एक ओवरी हो सकती है और एक टेस्टिस हो सकते हैं। तो जो टेस्टिस है उसमें से जो स्पर्म बने वो स्पर्म ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गए, किसी और वाले स्पॉन्ज में कहां चले गए, ऑस्टियम से अंदर चले गए, और वहां जो एग रिलीज हुआ था उसको फर्टिलाइज कर दिया। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं बेटा, हम ये मानते हैं, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में मैं ये लिख रहा हूं कि इनमें क्या होगा बेटा, इनमें क्या होगा, इनमें हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स जो बनेंगे वो मूव करेंगे किसकी मदद से, मूव विद वाटर, ठीक है, पानी की मदद से मूव करेंगे। क्लियर? तो बेटा दोनों पॉसिबल है, दोनों होते हैं, बाइसेक्सुअल पॉसिबल है, ध्यान से सुनो। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, रुक तो जा बता रहा हूं। रिप्रोडक्शन में गैमेट्स मूव करेंगे, फर्टिलाइजेशन हम लोग इंटरनल लिखते हैं, ऐसा नहीं होता कि एग उसको स्पर्म को बाहर मिल जाएगा, वो जब एंटर करता है किसी और स्पॉन्ज के अंदर वहां फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन हम लिखते हैं इंटरनल। जब भी हम इंटरनल लिखते हैं इसका मतलब इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इनसाइड बॉडी ऑफ स्पॉन्ज होगी, और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा उससे बनेगा एग, सॉरी उससे जाइगोट बन गया हमारे पास, जाइगोट से लार्वा बनता है, जाइगोट से क्या बन गया, लार्वा। देखो मुझे एक चीज बताओ, ये यहां से यहां इसके अंदर जाइगोट बन गया, ये जाइगोट किससे बाहर निकल जाएगा, ऑस्क्यूलम से, और बाहर जाकर लार्वा बनाएगा कहीं और पे, और वहां से लार्वा बनाकर फिर फाइनली एडल्ट बनाएगा। लार्वा बनेगा बेटा, लार्वा से एडल्ट बनेगा, ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट बोलते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? जाइगोट पहले क्या बनाएगा, लार्वा, लार्वा से क्या बनेंगे, एडल्ट। ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। अब ये जाइगोट, मेरी बात सुनो, जाइगोट पानी में बाहर आ गया,
उससे लार्वा बनता है। लार्वा कुछ दिनों तक फ्लोट करता रहता है ऐसे, लेकिन कुछ सही जगह देखकर वो लग जाता है और फिर एडल्ट स्पॉन्ज की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो इसका लार्वा मोटाइल होता है, लेकिन एडल्ट जो होता है वो सेसाइल होता है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है बताओ जल्दी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक बताओ जल्दी। नो सर। ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सिमेट्री, एसिमेट्रिक, कुछ रेडियल, सिलोम नहीं होती, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, क्लियर? उसके बाद ध्यान से सुनो बेटा, पानी एंटर करता है यहां से और यहां से बाहर निकल जाता है ऐसे, क्लियर? और उसमें कोइनोसाइट होते हैं। कोइनोसाइट ही इसके मेन सेल है जो पहचानने जाते हैं। इसमें कैनाल सिस्टम बता दिया आपको। फिर आपको क्या बताया बेटा, आपको हमने क्या बताया इसके बाद, डाइजेशन वगैरह कंपेयर करो सबका। डाइजेशन कंपेयर कर लिया हमने। इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन सेल से अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं। मीजनकाइम सपोर्ट के लिए होता है इसमें सिलिका के स्पिक्यूल। ये चीज समझ आ रही है सारी बेटा? यस बेटा डायोशियस नहीं होते, ये मोनोशियस होते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या लिख रहे हैं बेटा, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है हमारे पास? नहीं। हाँ, न्यूरॉन्स हमारे पास क्या है बेटा, इसमें नहीं है। क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है मतलब वो बाहर के सराउंडिंग्स के साथ सेंसिटिव नहीं होता बेटा, न्यूरॉन्स ही थोड़ी होता है उसके लिए। जो अमीबा है वो सेंसिटिव नहीं है क्या? है, उसके पास भी न्यूरॉन्स नहीं होते। सिंगल सेल में कैसे न्यूरॉन होंगे? अरे हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। क्लियर? अब अगर मैं इसको एनसीईआरटी से देखूं तो वो देखो आपको क्या क्या नहीं आया, ध्यान से सुनो। बेटा मैं आपको कोशिश कर रहा हूं इसको कंपेयर करवाने का। अगर आप कंपेयर कर गए तो आपको याद हो जाएगा ये एनिमल किंगडम। क्लियर? कंपेयर करके तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बेटा ध्यान से सब लोग, ये देखो हम लोग आ गए यहां पर, ये सब हमने पढ़ लिया था। ये क्लासिफिकेशन जब करेंगे, जब हम एक बार ये करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। सबको दिख रहा है? पॉरीफेरा दिख रहा है बेटा सबको? देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना एक लाइन को, ध्यान से देखो। देखो, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। ठीक है, मेनली क्या होते हैं, मैरीन, और मोस्टली एसिमेट्रिक। मैंने कहा कुछ वो हो सकते हैं। और ये मल्टी सेलुलर है बेटा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर। बच्चे एक एक लाइन देखो आपको आदि आई कि नहीं। ठीक है कुणाल, ध्यान से देखो, आगे देखो। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जीज में क्या है, कैनाल सिस्टम दिख रहा है सबको? यस सर। बेटा कैनाल सिस्टम दिख रहा है। वाटर कहां से एंटर करते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया या ऑस्टियम बोलते हैं। ठीक है, इन द बॉडी ऑफ सेंट्रल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। ठीक है, उसके बाद वो बाहर जाते हैं किससे? ऑस्क्यूलम से। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कहां, देखो मैंने यही समझा रहा था ना आपको, खाना कैसे आया उसमें। देखो, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। समझ आया? अपना वेस्ट पानी में दे देना और उसको बाहर निकालना। यही चीज बताई थी नहीं? अभी बताओ। यस सर। बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखा है एनसीईआरटी में, मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको कुछ भी। कोइनोसाइट को हम क्या कह रहे हैं? कॉलर सेल। कॉलर सेल्स। और वो लाइन कर रहे हैं स्पॉन्जोसिल, लाइन मतलब अंदर की तरफ स्पॉन्जोसिल में। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो यहां पर, एक मिनट बेटा, ये देखो। अब हमने क्या देखा था, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। दिख गया?
अब देखो ओम, डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेल ओम दिखा बेटा? क्लियर? सेक्सेस सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल है. एग्स एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल. स्पॉन्जेस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन नहीं है उतनी, तो वो पॉसिबल है. जैसे फ्रेगमेंटेशन हमने किसमें पढ़ा? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होती है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? ये समझ आ रहा है? इंटरनल, क्योंकि जब वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा ऑस्टियम से, तब फर्टिलाइज करेगा. और हमारे पास डेवलपमेंट क्या होगी बेटा? इनडायरेक्ट, हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट. लार्वा मोटाइल होता है, एडल्ट से मैच नहीं करता. बेटा जेम्यूल तो 12th में पढ़ा है ना तूने? 11th में क्वेश्चन पढ़ा है? पूछो हाँ बेटा. सर. ये जो स्टिक जिसके ऊपर है, ये पता नहीं क्या चीज? कैनाल टाइप लग रहा है, व्हाइट कलर का. कहाँ? व्हाइट, अरे स्पॉन्जिला में. हाँ, स्पॉन्जिला में क्या दिख रहा है? व्हाइट. अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है? पाइप. हाँ हाँ. अरे ये Yes, भाई मुझे sir. नहीं पता क्या है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ से समझ, यहाँ से ये तो इसके इसमें ऑस्कुलम होगी. अरे भाई ऑस्कुलम होगा, और यहाँ से क्या होगा? अंदर यहाँ से जो पोर्स हैं वो सारे क्या होंगे? ऑस्टियम होंगे. ये आई टाइप क्या है? अरे ये आंख थोड़ी है उसकी. क्या है? आइस कहाँ से आ जाएंगी इसमें? ऑर्गन बन क्या गए? वो आई लग रहा है? तू पागल थोड़ी, तू ऑर्गन बन गए क्या? मुझे बता. नहीं बने तो नहीं, बट तब भी सर. तो तुक्के मार रहा है बैठ के. आई सर. हाँ बेटा. सर तो फिर सेक्स ऑर्गन कहाँ बनती है? क्योंकि स्पोंजियोसील में तो अंदर की साइड पे वो कॉलर सेल्स होते हैं ना. बेटा कॉलर सेल्स होते हैं. कॉलर सेल्स के अलावा कुछ जगह पे सेक्स ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं, उतनी लोकेशन पर नहीं होंगे फिर वो. मतलब सर सारे सेल्स में कॉलर सेल्स, मतलब वो बेटा पूरी लेयर में कॉलर सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर सेक्स ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं. ऐसा पॉसिबल है. ये देखो तुम्हें दिख रहा है, अलग अलग शेप के हैं, इसलिए इनको एसिमेट्रिक कह रहे हैं. ठीक है. इनके 3 एग्जांपल है आपको जो एनसीईआरटी दे रही है. साइकोन, जिसे स्काइफा कहते हैं, बेटा कॉमन नेम भी याद करना. स्पॉन्जिला ही फ्रेश वाटर स्पंज है. यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, मतलब ऐसे बाथ लेने के लिए हेल्पफुल होता है, वो है ये. किसको नहीं समझ भाई? कौन सी लाइन जो ना समझ आई उसमें? सर बस मुझे अभी भी स्पिक्यूल्स में थोड़ी वो हो रही है. बेटा स्पिक्यूल्स इसके बीच में है, यहाँ पर होते हैं, मतलब जो लेयर्स के बीच में होते हैं स्पिक्यूल. ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, इसके बीच में होते हैं स्पिक्यूल्स. पूछो. सर मतलब 2 लेयर्स के बीच में गैप होता है स्पिक्यूल्स के लिए? वो वहां पे बेटा कुछ केमिकल होता है, उस केमिकल को मीजनकाइम कहते हैं, उसके अंदर होते हैं स्पिक्यूल. सपोर्ट प्रेजेंट कर. हाँ क्लियर. और सर ये लार्वल हाँ बेटा बोल और एडल्ट स्टेज सेसेसिव क्यों होती है? नहीं, लार्वल स्टेज मोटाइल है, ठीक है, और अडल्ट स्टेज नॉन मोटाइल. दोनों का स्ट्रक्चर अलग है. एनसीईआरटी लिख रही है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. अब तूने क्या पूछा है एग्जैक्टली? पूछो. मैं ये पूछ रही थी कि सर ऐसा क्यों है कि वो लार्वा स्टेज जो है वो मोटाइल है और जो है एडल्ट नहीं है? अब तुम, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ. स्पॉन्ज नॉर्मली बेटा, ये देखिए इसने ऐसे बड बना ली है, तो नॉर्मली वो एसेक्सुअली ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग वडिंग के थ्रू. लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब इनके साथ प्रॉब्लम ये है, क्या नाम है इनके साथ, ये जो है कि अगर ये लार्वा, मतलब जैसे जो बना, क्या बना हमारे पास? जाइगोट पानी से फ्लो करके नई नई जगह जा सकता है, उससे इनकी कॉलोनी फैलेगी ना. अब वो जहां सेटल होगा वहां पर जाके अपनी कॉलोनी बनाएगा. समझ आया नहीं आया? हाँ सर, आ गया लार्वा पानी से फ्लो कर रहा है पानी में, तो ये फैलेंगे नहीं तो एक ही जगह रह जाएंगे. एक ही जगह रहना खतरनाक होता है, मारे जाएंगे सारे किसी दिन. रिद्धि बता बेटा, आ गया समझ? सर तो मतलब स्पॉन्जेस को पता होता है कि अगर वो एक जगह पे बेटा रहेंगे तो लाइफ फिर... को पता है, स्पॉन्जिस को नहीं पता है, लाइफ को पता है. तो मेरी बात अभी समझेगी, टाइम लगेगा. मतलब बच्चे एवोल्यूशन ऐसे ही होता है ना, ऑर्गेनिज्म को नहीं पता वो इवॉल्व हो रहा है. कैसे होगा? है बोल जल्दी. ये मरेगा कैसे मरेगा? कंडीशन बदलेगा तो मर नहीं जाएंगे. पानी में कैसे कंडीशन बदलेगा? मतलब शाबाश.
पढ़ा भी कुछ नहीं, एसिडिक मीडियम थोड़ी होगा वो, चेंज होता है टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा कि वो भाई। नीचे फॉर्म हो पानी जाए। में कंडीशंस बदलती हैं, ह्यूमन ने बदली हैं, वैसे भी बदलती रहती है। ओके टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है पानी में, तूने शायद 9-10 में पढ़ा ही नहीं है। वार्म वाटर करंट होती है, कोल्ड वाटर करंट होती है, हाँ सर। काफी कुछ होता है सर। रचित पूछना है बेटा कुछ? क्लियर बेटा? आज इतना ही करेंगे क्योंकि मैं अब नेक्स्ट sir, क्लास clear में, है। हाँ नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर स्लाइड्स बना दूंगा आपके लिए, ताकि मैं सारी चीजें आपको इस सीक्वेंस में समझा सकूं। सर लेकिन नोट्स भी भेज देना। बेटा नोट्स मैंने बना ली, मैं देखता हूँ अभी एक क्लास और है उसके बाद भेजूंगा। ओके सर। ये चीज समझ आई कि नहीं मुझे बताओ आज का? यस सर। रितिका सर तो जो स्पिक्यूल्स होते हैं उनसे वो